प्यारे बच्चों, क्लास 8th की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 खनिज एवं धातु। बच्चों ये चैप्टर पूरा हम लोगों ने पढ़ लिया है, अच्छे से समझ लिया। साथ ही इसके अभ्यास प्रश्नों को भी करना हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था और प्रश्न नंबर 5 तक के अभ्यास प्रश्न हम कर चुके हैं। आज हमें 6वां अभ्यास प्रश्न जो है वो करना, उसके सारे क्वेश्चन आज हम लोगों को करने हैं। तो बच्चों अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट पे जा कर के क्लास 8th साइंस की प्लेलिस्ट है, उसमें जा कर के वीडियो क्रम से डले हुए हैं, उनको देख करके समझ सकते हैं। साथ ही अपने अभ्यास प्रश्न के कार्यों का वर्क भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो 6वां प्रश्न बच्चों इसका का है, यहाँ पर भी प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो इसमें का प्रश्न दिया हुआ है, धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया को उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। तो धातुओं की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जो है जनरली वो धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। चैप्टर पढ़ते समय हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, समझ भी चुके हैं। आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर हम किस तरीके से लिखेंगे। तो सबसे पहले आप जो है हेडिंग डाल लीजिएगा, धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया। ठीक है, अब यहाँ पर धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। धातु प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू धातु ऑक्साइड। धातुओं का जो ऑक्साइड बनेगा ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके। तो यहाँ इतना लिखने के बाद जो है, चूँकि यहाँ पर दिया हुआ है कि उदाहरण से स्पष्ट करना, तो आपको एग्जाम्पल दे के समझाना भी है। तो उदाहरण के रूप में हम लेके चल रहे हैं सोडियम को, और सोडियम पोटेशियम दोनों जो हैं बच्चों कमरे के ताप जो है सामान्य टेम्परेचर जो रहता है उस पर वो क्रिया कर लेते हैं ऑक्सीजन से और ऑक्साइड बना लेते हैं। क्योंकि ये अधिक क्रियाशील होते हैं, अपने आप ही सामान्य ताप पर क्रिया कर लेते हैं, तो इन्हें मिट्टी के तेल में डुबा करके रखा जाता है। तो ये प्रश्न भी कई बार आ जाता है कि सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में डुबा करके क्यों रखा जाता है। तो इसका एग्जाम्पल जो है आप ये लिख दीजिएगा, सोडियम तथा पोटेशियम कमरे के सामान्य ताप पर क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। इनके अधिक क्रियाशील होने के कारण इन्हें मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है। अब सोडियम की Na सोडियम से को दिखाते हैं बच्चों, और ऑक्सीजन को O2 से दिखाते हैं। तो Na + O2 और बनेगा क्या, सोडियम ऑक्साइड Na2O। ठीक है, यहाँ पर बैलेंसी पूरी कंप्लीट करने के लिए बच्चों क्या किया गया है कि यहाँ पर 4 सोडियम लगा दिया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब Na2 हो गया, अब यहाँ पर O2 है, तो यहाँ पर Na2 और O2 यानी ऑक्सीजन कितने हैं, 2। तो यहाँ पर फार्मूला हमारा बन के आया Na2। तो यहाँ पर चूँकि 2 है, अब यहाँ पर ऑक्सीजन 2 थे, इसलिए हमें यहाँ पर बाहर 2 लगाना पड़ा। जब हमने यहाँ पर 2 लगाया बच्चों, तो यहाँ पर नाइट्रोजन कितना हो गया, सोडियम कितना हो गया, 2 × 2 यानी 4 हो गया। तो इसलिए हमें यहाँ पर आगे की तरफ 4 का लगाना पड़ा। ठीक है, तो ये बैलेंस करने के लिए जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर आगे की तरफ सोडियम के आगे 4 लिखा है और यहाँ पर जो है ये 2 लगाया हुआ है। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यही जो है इसका आपको उत्तर फेयर कॉपी में कंप्लीट लिख लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है बच्चों, धातु खा है, धातु तथा अधातु की जल से क्रिया लिखिए। तो धातु और अधातु जल के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं वो आपको लिखना है। इस प्रश्न का उत्तर इस तरीके से लिखिएगा। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिएगा, धातु तथा धातु की जल के साथ अभिक्रिया। तो सक्रिय धातु जो है वो जल के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। ठीक है, और एग्जाम्पल दे दीजिएगा, सोडियम प्लस जल, ठीक है, इक्वल टू ये बनेगा क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो 2Na + 2H2O बन के क्या आया, NaOH बनेगा, बाहर 2 लग जाएगा और ये H2 जो है वो हाइड्रोजन गैस के रूप में जो है वो मुक्त हो गई। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देना है आपको। तो जैसे आप मैग्नीशियम दे दीजिए, तो Mg + H2O MgO बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया और हाइड्रोजन गैस जो है वो निकल गई। ठीक है, तो इस तरीके से इसका उत्तर आप लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बच्चों कि गा, सोना, तांबा तथा सोने के अयस्क देश में कहाँ पाए जाते हैं। तो ये जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, हमारे देश में कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर इस तरीके से लिखिएगा बच्चों। सोना हेडिंग डाल दीजिएगा, सिंहभूम बिहार और उड़ीसा में पाया जाता है। सोना जो है लोहा सबसे पहले जो है वो सिंहभूम बिहार और उड़ीसा में पाया जाता है। और सोना जो है वो लार और हट्टी रायपुर में पाया जाता है।
और तांबा जो है वो सिंहभूम बिहार, खेतड़ी और अलवर राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, तो ये इसका उत्तर इस तरीके से आप लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बच्चों, धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया को दो उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया को जो है वो दो एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताना है। आइए देखते हैं इसका उत्तर किस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिएगा, धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो धातु जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। धातु धन ऑक्सीजन धातु ऑक्साइड बन जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए ये पहले भी हम लोग ऊपर भी क्वेश्चन इसका कर चुके हैं बच्चों, कि उदाहरण के लिए सोडियम की बात करें हम और पोटेशियम की बात करें तो कमरे के सामान्य ताप पर ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बना लेते हैं और इन्हें अधिक क्रियाशील होने के कारण मिट्टी के तेल में डुबा करके रखा जाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया क्या हुई, धातु धन ऑक्सीजन धातु ऑक्साइड हो गया। और उदाहरण नंबर 1 आप ये दे दीजिएगा, साथ ही बच्चों इसका समीकरण भी आप दे दीजिएगा। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ जो समीकरण आप दे रहे हैं बच्चों, तो ये है आपका सोडियम वाला। ठीक, और इसी तरीके से जो है ये दूसरा एग्जाम्पल जो देंगे वो आप देंगे इसका मैग्नीशियम का। ये देखिए यहाँ पर ये वाला आपको इक्वेशन लिखना है। सोडियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है। इसको अभी जस्ट पहले ऊपर क्वेश्चन में हम लोग समझ चुके हैं किस तरीके से इसकी बैलेंसी पूरी करने के लिए आगे 4 लगा दिया गया है यहाँ पर और यहाँ पर 2 लगाया गया है। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 2 आप दीजिएगा, मैग्नीशियम का तार जलाने पर वह जल करके सफ़ेद पाउडर में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, सफ़ेद पाउडर बन जाता है जो कि क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये जो ये दिया हुआ है इसके लिए भी एक समीकरण बनेगा आपका 2Mg यानी मैग्नीशियम हो गया, ऑक्सीजन O2 के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बन जा रहा है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जा रहा है। ठीक है, MgO। अब यहाँ पर चूँकि O2 दिया हुआ है, यहाँ देखिए O2 दिया हुआ है इसलिए आगे यहाँ आपको 2 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आगे 2 लगाने के कारण Mg कितने हो गए आपके पास में 2, इसलिए यहाँ पर भी आपको 2 लगाना पड़ेगा मैग्नीशियम के आगे। तो ये क्या बन गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अगला प्रश्न है बच्चों, सोडियम धातु का जल तथा ऑक्सीजन से क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो सोडियम का जो है वो जल के साथ भी अपक्रिया लिखनी है और किसके साथ में लिखनी है, ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया लिखनी है। तो इसका इस तरीके से उत्तर लिखिएगा, सोडियम धातु का जल से अभिक्रिया का समीकरण। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है Na यानी सोडियम हो गया, H2O यानी पानी हो गया, इसके साथ क्रिया करके क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक, तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए जो है यहाँ पर हाइड्रोजन जो है गैस निकल रही है, H2 यहाँ हो गया और यहाँ पर भी OH है। तो यहाँ पर जो है H2 यहाँ दिया हुआ है लेकिन यहाँ एक H और दिया हुआ है बच्चों, और ऑक्सीजन जो है यहाँ पर है। तो यहाँ पर आगे की तरफ 2 लगाएंगे तो ये सोडियम 2 हो गए इसलिए यहाँ पर आगे भी 2 लग गया बच्चों, और यहाँ 2 आगे लगाया हुआ तो ऑक्सीजन आपके कितने हो गए 2, तो यहाँ पर भी हम 2 लगा देंगे। अब इस तरीके से हमारे पास में हाइड्रोजन टोटल मिला के कितने हो गए 4, 2 यहाँ पर हो गए, ये 2 इस 2 के कारण यहाँ 2 हाइड्रोजन हो गए और 2 H2 ये हो गए, तो 4 हाइड्रोजन हो गए। इस तरीके से हमारा ये समीकरण संतुलित भी हो गया। तो यहाँ पर इस तरीके से आगे जो है ये आपको अंक लिखने रहते हैं ताकि आपका दोनों तरफ जो है वो अभिक्रिया करने वाले जो है तत्व वो एकदम एक जैसे रहें। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर हो गया जल के साथ अभिक्रिया, इसके साथ ही जो है हमें ऑक्सीजन के साथ भी अभिक्रिया उसका भी रासायनिक समीकरण लिखना है। तो अब यहाँ पर ये अगला हेडिंग डालिएगा, सोडियम धातु का ऑक्सीजन से अभिक्रिया का समीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया तो हम लोग कई बार जो है क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, इसके 2-3 बार हम लोगों ने इसको कर लिया है। Na+O2 इक्वल टू क्या हो जाएगा Na2O। यहाँ पर बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ आगे 4 लगाया है और यहाँ पर 2 लगाया हुआ है। तो सोडियम जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है, ये हो गया उसका समीकरण। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से इसको किया गया है। तो सोडियम धातु की हमने पानी के साथ भी अभिक्रिया देख ली और ऑक्सीजन के साथ भी अभिक्रिया का समीकरण रासायनिक समीकरण हम लोगों ने जान लिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बच्चों। अगला प्रश्न है हमारा,
4 नंबर का प्रश्न है, धातु तथा अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो धातु और अधातुओं में अंतर हमें लिखना है। आइए देखते हैं इस तरीके से इसका उत्तर आप किस तरीके से लिखेंगे। पहले बच्चों आप इस तरीके से 2 कॉलम लिख लीजिएगा, एक अधातु वाला और एक धातु वाला। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग डालिएगा अवस्था। तो हम अवस्था लेके चल रहे हैं। तो सामान्य ताप पर जो है सभी धातुएं ठोस अवस्था में होती हैं। ठीक है, पारे को छोड़ करके। और अधातुएं जो होती हैं वो सामान्य ताप पर जो है वो गैसीय अवस्था में होती हैं ज़्यादातर। कठोरता की बात करें, दूसरा पॉइंट आप कठोरता लीजिएगा। कठोरता की बात करें तो बच्चों धातुएं जो हैं अधिकांश धातुएं क्या होती हैं, कठोर ही होती हैं। और अधातुएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, अधिकांश अधातुएं क्या होती हैं, मुलायम होती हैं। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट आप डालिएगा चमक। तो चमक तो धातु जो होती हैं बच्चों, आपने देखा भी है जितनी धातुएं होती हैं वो क्या रहती हैं, चमकदार रहती है। धात्विक चमक उनमें होती है, जबकि अधातुएं जो होती हैं उसमें चमक नहीं होती है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट आप लिखिएगा इसी तरीके से आघात वर्धनीयता। ठीक है, तो आघात वर्धनीयता के लिए जो है ये जो आघात वर्धनीयता है अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट रहेगा आपका फिर अगला पॉइंट बच्चों आप लिखिएगा आघात वर्धनीयता का। ठीक है, तो आघात वर्धनीयता में आप क्या लिखेंगे, ये आघात वर्धनीयता चौथा पॉइंट हो गया आपका। तो जो धातुएं होती हैं उसमें आघात वर्धनीयता का गुण अधिक होता है। ठीक, आघात वर्धनीय होती हैं। आघात वर्धनीयता से क्या तात्पर्य हुआ कि जिनको आघात चोट पहुंचा करके चद्दर की तरह बनाया जा सकता है। और जो अधातुएं रहती हैं उसमें आघात वर्धनीयता का गुण जो है होता है वो कम होता है, उनको पीटने पर भंगुर वो हो जाती हैं। ठीक है, और तन्यता अगला पॉइंट है। तो धातुओं को तान करके, तन्यता मतलब होता है खींच करके, तार के रूप में बनाया जा सकता है, जबकि अधातुएं जो हैं उसमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, यानी उनको नहीं खींचा जा सकता है। ठीक, अगला हो गया छठवां पॉइंट है बच्चों विद्युत की चालकता। तो धातुएं जितनी होती हैं वो विद्युत की सुचालक होती हैं, और अधातुएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, विद्युत की कुचालक होती हैं। तो इस तरीके से ये आप जो है 6 पॉइंट इसके बना करके अच्छे से इसका प्रश्न उत्तर जो है वो अंतर जो है आप लिख लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट भी है, इसको आप याद भी अच्छे से करिएगा और आपको समझ में भी आ गया होगा धातु और अधातु में क्या अंतर है। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से इसके पॉइंट बना करके लिखेंगे तो जल्दी याद भी हो जाएगा और याद करने में आसानी भी रहेगी। समझ में तो आपको आ ही गया होगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है धातु के संक्षारण की रोकथाम के लिए अपनाई जाने वाली विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका उत्तर किस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पर आप हेडिंग डाल लीजिएगा धातु के संक्षारण की रोकथाम की विधियाँ। ठीक है, फिर इसके बाद पहला जो विधि है वो है पेंट का लेप चढ़ाना। तो हम बच्चों जब चैप्टर पढ़ रहे थे खूब अच्छे से हम लोगों ने इसको समझा है कि हम किस तरीके से जो है धातु के संक्षारण को या उसके क्षरण होने से उसको बचा सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका पेंट का लेप चढ़ाना। तो इसमें क्या किया जाता है, धातु की वस्तु की सतह पर जो है वो पेंट लगा दिया जाता है और उसे क्षरण से बचाया जाता है। इसलिए लोहे के जो पुल हैं, रेलवे के डिब्बे हो गए, बस है, ट्रक है आदि को जो है वो क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है। ठीक है, तो पेंट चढ़ा करके पेंट लगा देते हैं जिसके कारण ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं हो पाती है, इसलिए उसकी परत जो है नष्ट नहीं हो पाती, उसमें जंग नहीं लग पाता है। ठीक, अगला पॉइंट है जो है वो है ग्रीस या तेल लगा करके। तो बहुत सारे नए औजार जैसे कैंची, चाकू है ना, इन पर हम क्या करते हैं, तेल लगा देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं और उसको तब रखते हैं ताकि उन पर जो है जंग ना लग पाए। तो इस प्रकार भी उनको क्षरण से बचा सकते हैं हम। फिर इसके बाद बच्चों क्या है, अगला पॉइंट है आपका गैल्वेनीकरण यानी धातु का चढ़ाना। तो इसमें क्या किया जाता है, तो लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे की चद्दर या अन्य पात्र को जिस पे भी हमको जिसको बचाना है उसको जो है पिघले हुए जस्ते में डुबो देते हैं, जिसके कारण लोहे पर जस्ते की एक पतली परत जम जाती है और वो सुरक्षित हो जाता है लोहा। ठीक है, तो इसमें लोहे की चद्दर या अन्य पात्र को पिघले हुए जस्ते में डुबो दिया जाता है, जिससे लोहे पर जस्ते की एक पतली परत जम जाती है और वह संक्षारण से बच जाती है। अगली विधि है बच्चों इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो यानी इसको बोला जाता है विद्युत लेपन। तो कुछ धातुएं बच्चों जैसे क्रोमियम हो गया, निकेल, टिन,
तो ये जो धातुएं ऐसी हैं जो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन तथा नमी से प्रभावित नहीं होती हैं, यानी इन पर जंग नहीं लगती है ना, इन धातुओं पर। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि लोहे के जो क्षरण हैं, लोहा ज़्यादातर जो है क्षरण जो है वो लोहे में होता है। तो लोहे के क्षरण को रोकने के लिए उसके ऊपर क्या कर दिया जाता है, क्रोमियम या टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, यानी उसका विद्युत लेपन कर दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि उस पर जंग नहीं लगता है और वो क्षरण से बच जाता है। अगला पॉइंट है बच्चों मिश्र धातु बना करके। तो मिश्र धातु बनाते कैसे हैं इसमें, तो एक धातु कभी एक धातु में दूसरी धातु या अधातु मिलाने पर वह अधिक कठोर, स्थायी तथा संचारण से सुरक्षित हो जाती है। स्टील, लोहा तथा कार्बन की मिश्र, जो स्टील है बच्चों वो जैसे एक धातु अगर हम बात करें स्टील, तो वास्तव में ये एक धातु नहीं है, ये मिश्र धातु है। ये वास्तव में लोहा और कार्बन को मिलाने से मिलकर के बनी हुई है स्टील। तो ये स्टील जो है लोहा तथा कार्बन की मिश्र धातु है, जिसमें आसानी से जंग नहीं लगता। स्टील की आप बर्तन देखते होंगे हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें पानी से धुलते हैं रखते हैं, तो उसमें जंग नहीं लगता है। तो इस तरीके से जो है हम इन प्रक्रिया के माध्यम से जो है इनको इन सारे जो है विधियों के माध्यम से धातु को संक्षारण से बचा सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, लास्ट प्रश्न है, तवे के हैंडल में लकड़ी लगी होती है क्यों? तो यहाँ पर इसका उत्तर इस तरीके से लिखिएगा। तवे के हैंडल में लकड़ी इसलिए लगाते हैं क्योंकि लकड़ी जो होती है वो क्या होती है, ऊष्मा की कुचालक होती है। अब तवा गर्म होने पर भी तवे का हैंडल जो है वो गर्म नहीं होता है, क्यों? क्योंकि लकड़ी जो है ऊष्मा की कुचालक है, उस पर ऊष्मा का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, जिससे हम तवे का हैंडल गर्म नहीं होता, जिसके कारण हम तवे को हैंडल से पकड़ करके उतार सकते हैं, रख सकते हैं, है ना। तो अब ऐसा करने से हमारा हाथ भी नहीं जलेगा, तो यही आपको लिखना है। तवे का हैंडल गर्म नहीं होता है, जिससे तवे का हैंडल पकड़कर उतारने पर हाथ नहीं जलता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर आप लिख लीजिएगा। तो बच्चों ये सारे प्रश्न अभ्यास प्रश्न जो है हमारे आज कंप्लीट हो गए हैं। आप अपनी फेयर कॉपी में इन्हें कंप्लीट कर लीजिएगा। और आज बच्चों ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और बच्चों ये वीडियो क्लासेस एकदम फ्री हैं, निःशुल्क हैं, तो आप भी इसका लाभ लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि इन सब का लाभ वो भी ले सकें। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।